आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंजर समीकरण, इसकी आवश्यकता एवं औचित्य के बारे में, अर्थात श्रोडिंजर इक्वेशन, इट्स नीड एंड जस्टिफिकेशन। माना द्रव्य तरंग, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया था, प्लस एक्स दिशा में गति कर रही है, तो इस कण का तरंग फलन यानी इस गतिशील कण से संबद्ध तरंग फलन को साई एक्स टी इज इक्वल टू ए टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी या साई एक्स टी इज इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी द्वारा लिखा जा सकता है, जहाँ डी ब्रोगली सिद्धांत से P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एच बाई 2 पाई। एच बाई 2 पाई को हम एक और कांस्टेंट द्वारा डिफाइन करते हैं जिसे एच क्रॉस कहते हैं, तो P कैन ऑलवेज बी रिटन एज एच क्रॉस के। इसी तरह से E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ भी 2 पाई से अगर ऊपर नीचे गुणा किया जाए तो h बाई 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू इज ओमेगा एंड h बाई 2 पाई इज h क्रॉस, सो इट इज़ h क्रॉस ओमेगा। तो P इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा और E इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा, ये ऐसे समीकरण है जो क्वांटम मैकेनिक्स में बार बार आगे भी प्रयुक्त किए जाएंगे, तो इन्हें आप ध्यान से देखें। तरंग फलन साई एक्स टी से कण की गतिज ऊर्जा या गतिक अवस्था का विवरण जानना चाहते हैं, क्योंकि गतिशील कण से ही तरंग संबद्ध है, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया। अतः साई के लिए एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता है जो क्वांटम मैकेनिक्स में उतनी ही आधारभूत हो जितने कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन की समीकरण, अर्थात F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और विद्युत चुंबकत्व में मैक्सवेल समीकरण होती है। अब ऐसे तरंग समीकरण के लिए दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो मूल गुण होने चाहिए। पहले तो ये कि यह रेखिक प्रकृति की होनी चाहिए। क्यों? ताकि दिए गए हलों का कोई संचय, परम्यूटेशन भी समीकरण का हल हो सके और इससे प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सकें। क्यों? ताकि प्रकाश के व्यतिकरण व विवर्तन की व्याख्या की जा सके, जिनके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। दूसरी जो आवश्यकता है वो ये है कि समीकरण के गुणांकों में केवल H, M, Q एट्सेट्रा जैसे मूल नियतांक ही होने चाहिए, अर्थात कण की गति का विवरण देने वाले आंतरिक प्राचाल जैसे संवेग P, ऊर्जा E, तरंग सदिश K, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, क्योंकि P के अंदर K ऑलरेडी है और E के अंदर ओमेगा ऑलरेडी है, तो बेसिकली P और E जैसे कांस्टेंट उस समीकरण में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके मान लगातार परिवर्तित होते रहेंगे। जैसा कि हमको पता है, फिजिक्स के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनका प्रयोग करना बहुत ही ईजी होता है, और हमें पता है कि एक विमीय तरंग गति की अवकल समीकरण डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट गामा डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोई एक हल, जैसा कि ऊपर साई एक्स टी के बारे में बताया गया था, प्लस का लें या माइनस का लें, तो चलिए प्लस से शुरू करते हैं। साई इज इक्वल टू ए टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जैसा कि समीकरण 1 में लिखा गया है, हम t के सापेक्ष इसको 2 बार डिफरेंशियल करेंगे और उसी तरह से x के सापेक्ष भी 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी में माइनस आई ओमेगा साथ में आ जाएगा, और अगर एक बार फिर इसे डिफरेंशिएट करें तो फिर माइनस आई ओमेगा आएगा, अर्थात और वापस आई हो जाएगा, अर्थात डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से x के सापेक्ष अगर हम एक बार डिफरेंशियल करें तो आई के आगे आ जाएगा, दोबारा करें तो आई के का स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई हो जाएगा। तो ये मान अगर वापस हम समीकरण 1 में रखें तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस गामा के स्क्वायर साई, विच मीन्स गामा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। और अगर हम मान रखें इनका E का और P का, सो वी हैव H क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू गामा, सो वी आर लेफ्ट विद E स्क्वायर बाई P स्क्वायर, चूँकि कण की
गतिज ऊर्जा कंसीडर की जा रही है, मुक्त कण लिया जा रहा है, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा का अस्तित्व नहीं होगा। तो जो भी ऊर्जा होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। सो अल्टीमेटली वी विल गेट गामा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसमें P और E नहीं होने चाहिए, लेकिन इस समीकरण के अंदर P है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन नहीं हो सकती। तो जैसा कि आपने ऊपर अभी देखा कि अगर हम t के साथ एक बार डिफरेंशियल करें तो ओमेगा से समीकरण मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर x के सापेक्ष दो बार पार्शियल डिफरेंशियल करें तो ये समीकरण माइनस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम ये मानते हैं कि अब जो समीकरण है वो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट गामा डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर ली जा सकती है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, डेल्टा साई बाई डेल्टा टी में माइनस आई ओमेगा आ जाएगा, और डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर में माइनस के स्क्वायर से समीकरण मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये मान अगर हम इसके अंदर रखें तो हमारे पास गामा इज इक्वल टू आई ओमेगा बाई के स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसको समीकरण को ऊपर नीचे एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा करें तो अल्टीमेटली हमारे पास बच जाएगा आई एच क्रॉस ई बाई पी स्क्वायर, और ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m रख दें तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी आई एच क्रॉस बाई 2m। तो इस तरह से गामा में एच क्रॉस और एम जैसे नियतांक आ रहे हैं जो लिए जा सकते हैं। अतः हमारी जो वांछित समीकरण है वो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई 2m डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। इस समीकरण के दोनों पक्षों को यदि हम आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करें तो आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो कि वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। तो श्रोडिंगर समीकरण फॉर ए फ्री पार्टिकल दैट इज टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यदि कोई मुक्त आकाश में कोई कण x प्लस दिशा में गतिशील हो तो तरंग फलन जैसा हमने ऊपर देखा साई एक्स टी कैन बी रिटन एज ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर हम एच क्रॉस से समीकरण को डिवाइड करें एक्सपोनेंशियल के अंदर और उससे मल्टीप्लाई करें तो वी हैव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड ई दैट इज साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी हो जाएगी। तो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आई बाई एच क्रॉस ई साई हो जाएगा। तो आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी हो जाएगा ई इंटू साई। इसी तरह से डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स निकालें और फिर डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर निकालें तो समीकरण बन जाएगी माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई। तो दोनों समीकरण के दोनों पक्षों को अगर हम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। यदि हम आपेक्षिकीय प्रभाव को नगण्य माने तो मुक्त कण की गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होती है। सो समीकरण 2 और 3 से E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 की राइट हैंड साइड एक जैसी हो जाएगी। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो कि मुक्त कण के लिए वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम इस समीकरण को 3 डायमेंशन में ले जाएं तो जो हमने पी एक्स लिखा था उसमें पी एक्स एक्स पी वाई वाई पी जेड जेड हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी साई एक्स टी की बजाय साई आर टी दैट कैन बी रिटन एज ए ई टू द पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड माइनस ई टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशियल करें तो माइनस आई ई बाई एच क्रॉस आ जाएगा। और जैसा कि हमको पता है P डॉट आर अगर लिखें तो P इज इक्वल टू आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड हो जाएगा, और R इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड हो जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि P डॉट आर बिकम्स पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड। तो डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो आई पी एक्स बाई एच क्रॉस आगे आ जाएगा। डेल्टा साई बाई डेल्टा वाई निकालेंगे तो आई पी वाई बाई एच आ जाएगा, और डेल्टा साई बाई डेल्टा जेड निकालेंगे तो आई पी जेड बाई एच आ जाएगा। और अगर इस बार हम दोबारा डिफरेंशिएट करें इनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर,
पी वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस वाई एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा टू साई बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, और पी जेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा टू साई बाई डेल्टा जेड स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको ऐड कर दें तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, और जो राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है हमको पता है वो डेल स्क्वायर साई का मान है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर पी स्क्वायर का मान है, तो हमारे पास एक फ्री पार्टिकल के लिए, एक मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण आ जाएगी पी स्क्वायर बाई टू एम साई इज इक्वल टू ई साई, और P को हम लिखें ऑपरेटर के टर्म्स में तो ये बन जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई, विच मीन्स ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, चूँकि ई साई इज ऑलरेडी ई इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर इज आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी, तो ऑपरेटर का मान रखें तो ये ऑपरेट हो जाएगा साई पे, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई, जहाँ साई इज इक्वल टू साई आर टी है, तो ये समीकरण हो जाएगी एक फ्री पार्टिकल के लिए 3 डायमेंशन में। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल।